परमाणु संरचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। आप यहाँ देखिए, ये जो परमाणु का ये जो आप प्लस आकृति को घेरा हुआ आकृति देखते हैं ना, ये आपका नाभिक है, ये आपका नाभिक है। और नाभिक में जो है ना, नाभिक में आपका दो प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। नाभिक में आपका कुछ कण पाए जाते हैं जिसे हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। क्लियर ना? आप यहां देख सकते हैं, प्रोटॉन पर आपका प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये दोनों चीज आपका नाभिक में ही पाया जाता है। आप इसे ध्यान में रखिए, किसी भी परमाणु में एक नाभिक पाया जाता है और नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पर आपका धन आवेश पाया जाता है और न्यूट्रॉन पर आपका किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है। और फिर नाभिक के चारों ओर जो है ना, एक कक्षा होता है। वो उस कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये स्ट्रक्चर आपको इसलिए बताया गया है कि आप इसे अगर समझेंगे इस चीज को, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना पाएंगे अगर इस तरीका के स्ट्रक्चर आप सीखते हैं। ये जो कक्षा एक है, कक्षा एक को आप एक कह सकते हैं या फिर अल्फाबेटिकल में के भी कह सकते हैं। फिर दूसरा कक्षा पाया जाता है, दूसरा कक्षा को आप एल कह सकते हैं, फिर तीसरा को एम कह सकते हैं, और इसी प्रकार से आपका कक्षा बढ़ते जाता है। आप अल्फाबेटिकल लेटर को भी बढ़ा सकते हैं। कक्षा एक में जो है ना, एक सबसेल होता है, ठीक, जिसे हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। किसी भी परमाणु में नाभिक पाया जाता है, नाभिक में सेल पाया जाता है, और सेल पर क्या पाया जाता है? सबसेल पाया जाता होगा। आप समझ रहे हैं ना बातों को? नाभिक, नाभिक के चारों ओर सेल, सेल में सबसेल, बस यही इतना समझना है। नाभिक में सेल, नाभिक के चारों तरफ सेल, नाभिक, नाभिक के ऊपर एक कक्षा पाया जाता है और कक्षा में सबसेल पाया जाता है। नाभिक के चारों ओर सेल पाया जाता है और सेल पर सबसेल पाया जाता है। बस यही इतना समझना है आपको। सबसेल यानी कि ब्लॉक, एस ब्लॉक। कक्षा एक में केवल और केवल एक ब्लॉक पाया जाता है जिसे हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं, और उस एस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। यहां ध्यान रखिएगा आप कि कक्षा एक में एस ब्लॉक पाया जाता है और उस एस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि कक्षा एक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि कक्षा एक में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो। कक्षा एक में आपका एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। सपोज दैट कि हाइड्रोजन के पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका कक्षा में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं रहता है, ये खाली रहता है। फिर हीलियम का खोज हुआ, उसमें पता चला कि उसके कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर जब तीसरा तत्व पाया गया, लिथियम, तो उसमें देखा गया कि उसमें दूसरा सेल का निर्माण हो रहा था। दूसरा सेल का निर्माण हुआ, तो इससे ये पता चला, और इस प्रकार के जितने भी परमाणु पाए, 118 परमाणु पाए गए, तो उसमें देखा गया कि कक्षा एक में जो है ना, उसका मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, और कक्षा 2 में उसका अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 8 हो सकता है। एस में 2 रहता है और पी में 6 रहता है। तो इस प्रकार का 118 तत्व में यही रूल फॉलो किया हुआ है कि कक्षा एक में सिर्फ एस ब्लॉक पाया जाता है, उसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, और कक्षा 2 में आपका एस और पी पाया जाता है। एस ब्लॉक में आपको पता है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकता है, और पी ब्लॉक में आपका अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो सकता है। इस हिसाब से कक्षा 2 में आपका टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्लियर? आपको बातें ध्यान रखनी होगी कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन और डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ ब्लॉक में आपका 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक ना? तो ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन जरूरी नहीं है, अगर हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो इसमें जरूरी नहीं कि आप 6 इलेक्ट्रॉन ही भरें। आपका एस भरकर अगर 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो आप इसमें 1 भर दें। फिर एक, अगर एस भरकर 2 बचा हुआ है तो 2 भर दें। यानी अधिकतम 6 कहने का तात्पर्य यह होता है कि अधिकतम 6 आ सकता है और उससे कम जितना हो जाए। ठीक? तो यहां पर आप समझें ये कि कक्षा एक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है? 2। कक्षा 2 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है? 2, यहां 6, यहां 6 2 8। उस प्रकार से देखिए कक्षा 3 में, यानी कि कक्षा 2 में आपका कितना सेल पाया गया? कक्षा 2 में आपका 2 सेल पाया जाता है। कक्षा 3 में आपका कितना सेल पाया जाता है? कक्षा 3 में आपका 3 सेल पाया जाता है, एस, पी और डी। कक्षा 2 में आपका एस और पी पाया जाता है, और कक्षा 3 में आपका एस, पी, डी पाया जाता है। एस ब्लॉक में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन और डी ब्लॉक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन। तो
इस हिसाब से आप बताइए हमको कि कक्षा 3 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो आप काउंट कर सकते हैं, 6 यहाँ, 2 यहाँ, 6 2 8 और 10 यहाँ 18। तो जरूरी नहीं है कि कक्षा 3 में आपका 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं हो, है ना। कोई ऐसा तत्व जैसे पोटेशियम। पोटेशियम में क्या होता है कि कक्षा 3 का तो निर्माण होता है, लेकिन उसमें आपका एक ही इलेक्ट्रॉन बाह्य सेल में रहता है, ठीक। तो उसी प्रकार से फिर कैल्शियम में यहाँ 2, फिर स्केडियम में यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जाता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाते हैं। आप कंफ्यूज नहीं हो, आप सिर्फ उस चीजों को समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। 2 से 3 क्लास में ये आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आने लगेगा। शुरुआत है, पहली बार देख रहे हैं, आप कंफ्यूजन में होंगे ही, ठीक ना। जब फिर आप आगे का 1-2 क्लास देख लेंगे, तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है इस चीज को सीख लेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से इसे समझ पाएंगे। अभी जो है कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसी भी परमाणु में नाभिक पाया जाता है। नाभिक के ऊपर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके सेल भी बढ़ते जाते हैं। किसी भी नाभिक में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका सिर्फ 1 सेल होता है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसी 1 के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन जैसे हुआ तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस तीसरा इलेक्ट्रॉन को यहां रहने नहीं देता है। उसका कहना होता है कि आप यहां नहीं रह सकते, ये मेरा प्लॉट है, हम 2 ही इसमें रहेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन बेचारा एक नया घर बनाता है, एक नया जगह अपना दूसरा डेरा डालता है। तो फिर वहां पर छोटा सा घर बनाता है, कौन? एस ब्लॉक बनाता है। तो यानी कि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आपका कक्षा भी बढ़ते जाता है। तो आप इस चीज को सीखेंगे कि हाइड्रोजन में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपका उस अकॉर्डिंग आपका 1 सेल मात्र होगा। आपका 1 सेल होगा तो उसमें आप उस 1 सेल में एस ब्लॉक बनाते, एक छोटा सा घर बनाते, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। फिर हीलियम पाया गया, तो हीलियम में देखा गया कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें फिर 1 सेल बनाइए और उसमें 1 सब सेल बनाइए एस ब्लॉक, और उसके बाद फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। फिर जब लिथियम पाया गया तो उसमें देखा गया कि वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका तीसरा इलेक्ट्रॉन एक फिर नया कक्षा बनाता है, तो उसमें फिर आप दूसरा कक्षा बनाइए और उसमें एस ब्लॉक बनाइए, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, ठीक। फिर जब बेरिलियम पाया गया तो देखा कि वो दूसरे कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, कुछ इस प्रकार से। ये आपका लिथियम था। फिर जब बेरिलियम पाया गया तो इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन भर गया, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आगे बात चलते गया। तो आपको जो है ना चाहिए क्या अभी कि आप अभी उतना नहीं सोचें, आप सिर्फ क्या करें, आपको नोट करने वाला जो 1-2 पॉइंट है वो ये है कि परमाणु में यहां पर प्लस चार्ज होगा, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के हमेशा बराबर होता है। प्रोटॉन पर धन चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज है। वो इसलिए कि आपको पता है ये ब्रह्मांड भी इसी तरीका से चल रहा होता है ना। आप देखिएगा कि एक लड़का एक लड़की के अकॉर्डिंग इर्द गिर्द घूमते रहता है, और इस संसार में एक लड़का एक लड़की के पीछे घूम रहा होता है, या फिर एक लड़की एक लड़का के पीछे घूम रहा होता है। ठीक उसी प्रकार यहां पर नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है जो धन चार्ज है, तो इस प्रोटॉन को देखकर यहां पर ऋण चार्ज है, इसके चक्कर काट रहे हैं। तो ये नेचर है, और अणुपरमाणु से हम लोग भी बने हैं, तो हम लोगों में भी ये गुण पाया जाता है। ठीक, तो यहां पर अब देखें कि परमाणु आप समझ चुके हैं, तो परमाणु का कुछ डिफिनेशन होता है, ठीक है ना। तो आपको ये डिफिनेशन आपको याद करना होगा, शुरुआती में आपको याद करना होगा। इसमें जैसे आपको याद करना है क्या, आपको 20 तक का 1 से 20 तक का तत्व संख्या याद करना होगा। परमाणु, अणु, यौगिक, आयन, इन सब का डिफिनेशन जो बेसिक है पूर्ण रूप से, वो इतना आप अगर याद कर लेते हैं, उसके बाद देखिए आपको केमिस्ट्री कितना मजा आने लगता है। उसके बाद आप चीजें सीखने लगेंगे, आप समझेंगे धीरे धीरे कैसे कैसे रिएक्शन होता है, उसका नाम कैसे पड़ता है, ये सब चीज आप समझेंगे, आपको अद्भुत मजा आने लगेगा। आप फील कीजिएगा, चीज को महसूस कर पाइएगा, है ना। तो यहां देखिए, यहां पर है आपका परमाणु का डिफिनेशन है, क्या है कि परमाणु
का जो परिभाषा है वो क्या है, किसी पदार्थ के वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में यहां पर अवस्था होगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है पर रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकती है, उसे हम परमाणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि, मैग्नीशियम आदि, है ना। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, हाँ, लेकिन रिएक्शन में, अभिक्रिया में वह कण भाग लेती है, तो उसे हम लोग कौन सी कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक, आपको इसे रखना होगा। आगे ये अणु में, अणु का क्या है, और अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। अणु में कुछ इस प्रकार से बातें हो रही होती है, जब दो या दो से अधिक समान परमाणु, यहां पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा, समान, ये आपके लिए जो है ना इंपॉर्टेंट लाइन है। समान परमाणु, परमाणु समान होना चाहिए। ठीक, क्या है, जब दो या दो से अधिक समान परमाणु आपस में अभिक्रिया करती है तो ऐसे उत्पाद को अणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में संयोग कर H2 बनाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में संयोग कर N2, क्लोरीन क्लोरीन आपस में संयोग कर Cl2। तो ये जो आपका बना, ये आपका अणु कहलाता है। इस प्रकार से हजारों रिएक्शन हो सकते हैं। ये समान समान जो तत्व आपस में जुड़ते हैं अष्टक पूरा करने के लिए, वो आपका अणु कहलाते हैं। इधर सारा आपका परमाणु है, इधर सारा आपका अणु है। परमाणु अधिकतर 99% इसी अवस्था में पाया जाता है। ठीक, इसी फेज में पाया जाता है परमाणु अणु के रूप में। क्लियर ना। यौगिक, कंपाउंड, जब दो या दो से अधिक परमाणु, यहां पर समान नहीं है, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग कर एक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो ऐसे पदार्थों को हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग कर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसे उत्पादों को यौगिक कहते हैं। जैसे में सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर NaCl, हाइड्रोजन HCl, हाइड्रोजन अणु क्लोरीन अणु के साथ अभिक्रिया कर 2HCl, एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, यहां पर आपका 3 होगा, AlCl3 का निर्माण। तो ये आपका क्या है, टोटल आपका यौगिक है। ये आपका कौन सी, ये आपका परमाणु है, ये आपका अणु अणु अभिक्रिया क्या है, ये आपका परमाणु परमाणु अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो यहां अब आप धीरे धीरे, आप अभी भी उस लेवल का नहीं हुए, आपको और भी 2 क्लास करनी होगी, तब आप कक्षा 10 के बुक के अंतर्गत आ सकते हैं। वो हम ये आपको इसलिए ये कॉन्सेप्ट लिखाए हैं कि आप कम से कम परमाणु अणु यौगिक क्या है इस चीज को समझ सकें। ठीक ना। आगे देखें आप, अब आप फिर परमाणु के स्ट्रक्चर पर आइए। वो आपको जो है कि याद करना है, इन सब चीजों को आपको बहुत बारीकी से रट्टा मारना होगा, और रटना ही पड़ेगा। आपको चीजें सीखने के लिए रटना ही पड़ेगा, और अदर कोई ऑप्शन नहीं है। अब जब इन चीजों को आप रट लीजिएगा, आगे का 1-2 क्लास और समझ लीजिएगा, यानी कि उसमें उतना रटना नहीं है, बस थोड़ा सा। लेकिन ये खाकी रटने वाला चीज है, ये बेस है, ये शुरुआत है आपको केमिस्ट्री समझने के लिए। आगे अगला क्लास में हम आपको 1 से 20 तक का तत्व रटने के लिए बोलेंगे, बस उसको जहां आप रटे उसके बाद आपको रटने के लिए कुछ नहीं है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ समझना है आपको। ठीक ना। चलिए आगे आ जाइए। किसी भी परमाणु में क्या क्या पाया जाता है, एक क्वेश्चन है, किसी भी परमाणु में क्या क्या पाया जाता है। तो आप अभी तुरंत देखिए, किसी भी परमाणु में नाभिक, कक्षा और उपकक्षा पाया जाता है। ठीक, किसी भी परमाणु में नाभिक, कक्षा तथा उपकक्षा पाया जाता है। ठीक हो गया। कक्षा के में कितने उपकक्षा होते हैं, कक्षा 1 में कितने उपकक्षा, आपने अभी तुरंत देखा है, S ब्लॉक होता है, सिर्फ और सिर्फ एक उपकक्षा होता है, वो कौन सा, S ब्लॉक, एक कौन, S ब्लॉक। ठीक, कक्षा 2 में कितने उपकक्षा होते हैं, 2 में 2, S और P। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 में, कक्षा 3 या फिर M में कितने उपकक्षा होते हैं, कक्षा 3 में 3 उपकक्षा, S, P और D उपकक्षा होते हैं। फिर यहां है कक्षा 4 में, कक्षा 4 या फिर N में कितने उपकक्षा होते हैं, तो कक्षा 4 में 4, S, P, D और F। ठीक, यहां तक क्लियर।
ये आपको उसी प्रकार से रखना होगा। ये लाइन जो मारे हम, लाइन मतलब ऊपर का लाइन को पढ़ के आप समझ लीजिएगा इसमें क्या, यहाँ पर कक्षा तो इसका मतलब सबके नीचे कक्षा होगा। अब फिर आगे पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। कक्षा 1 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? आपको पता है कक्षा 1 में मात्र एस ब्लॉक पाया जाता है और एस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, इसलिए कक्षा 1 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी? 2। अधिकतम 2, कम 1 भी हो सकता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 7। कक्षा 2 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? कक्षा 2 में sp पाया जाता है, s में 2, p में 6, 6 2 8। तो इसका मतलब नहीं कक्षा 2 में 8 इलेक्ट्रॉन ही ना, कक्षा 2 में 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकती है, लेकिन 9 कभी नहीं होगा कक्षा 2 में। क्लियर ना? कक्षा 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? कक्षा 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है, s में 2, p में 6, d में 10, 18। कक्षा 4 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? कक्षा 4 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है, s में 2, p में 6, d में 10, f में 14 इलेक्ट्रॉन होता है, 32। फिर आगे सवाल है 10 नंबर। एस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? एस ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है। पी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? पी ब्लॉक में 6 हो सकती है। डी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? डी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो सकती है। और फिर 13 नंबर क्वेश्चन, एफ ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? एफ ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 हो सकती है। तो ये था आपका परमाणु का स्ट्रक्चर, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसे आपने देखा और आपको ये रटना चाहिए। यदि आपको जिंदगी में कुछ करना है, कुछ एक बड़े लेवल का करना है और आप कक्षा 9 के स्टूडेंट है, तो आपको अभी से भीड़ जाना चाहिए। आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आपका गिनी चुने लोगों में होगा, और अभी ही आपका सही समय है। आप अगर सही समय पर सही चीज करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगर आपको 20-22 साल के तक में आपको अपना गिनती बड़े बड़े लोगों में करवाना है तो आपको अभी भिड़ना पड़ेगा। यानी कि आप समाज का सॉल्यूशन कर रहे होंगे, आप समाज का जो है कि समस्या का निदान कर रहे होंगे। आप लड़की के पीछे नहीं भाग रहे होंगे और लड़की आपके पीछे भाग रहा होगा। ये जबरदस्त बात होता है। आपके बारे में वो कोई ख्याल कर रहा होगा कि कब वो मेरा फोन रिटर्न करेगा, कब मैसेज करेगा, इस प्रकार से। यदि आप सफल होते हैं तो, और आप सफल नहीं होते हैं तो जस्ट उल्टा बात हो जाता। आप किसी को मैसेज कीजिएगा, वो आप हमेशा इंतजार में रहिएगा वो आपका मैसेज का कब रिटर्न कर रहा है। तो आप पर डिपेंड करता। आप अभी अगर पढ़ाई में समय लगा दें तो आगे फ्यूचर आपके बारे में सोचने वाला बहुत रहेगा, लेकिन आप कहीं और सोच रहे होंगे। आपको जब फुर्सत मिलेगा तब आप रिटर्न कीजिएगा और वो धन्य हो जाएगा इससे कि हाँ रिटर्न आ गया, है ना। तो ये जो लाइफ होगा आपका ना, बड़ी मस्त लाइफ होगा। आपका इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, और वो हर चीज जो आप अभी सिर्फ कल्पना कर रहे हैं वो सब मिलेगा। तो अभी आपको पढ़ाई करना चाहिए, एकदम जम के करना चाहिए। यहां पर आपको, अगर आप अभी 9th में हैं, 9th में यहां पर एडमिशन लेते हैं तो 9th से 12th के बीच में आपको वो चीज बनाया जाएगा। आप उतना बड़ा धनुर्धर बनेंगे जो कि आप किसी भी किला को भेदने की कैपेसिटी होगा। आप बड़ा से बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करने की आप में कैपेसिटी हो जाएगी। आप बड़े बड़े शहरों में पढ़ सकते हैं, वो भी सरकार के पैसों से, क्योंकि 12th के बाद सरकार बहुत ऐसी एग्जाम निकालती है, एंट्रेंस एग्जाम, जिसको क्वालिफाई करने पर सरकार आपको जो है कि पढ़ाई का पैसा वो आपसे नहीं लेती है, वो खुद खर्च करती है आपके ऊपर, क्योंकि सरकार को भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट की जरूरत है ना। तो जरूर आपको करना चाहिए। और किस तरीके से करना चाहिए, आप AGSRC आइए, आपको सारा तरीका, आपको मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मेवारी हम लेते हैं। आपको हर वो सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा जो कि आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरत हो। यानी कि आप अगर शॉर्ट में करना चाहेंगे तो स्पष्ट सी बात है, सही एजुकेशन के साथ साथ सही मार्गदर्शन AGSRC ही देती है। हमारा उद्देश्य जो है कि सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है इस क्षेत्र के बच्चों को एक बड़े लेवल को ले जाना है। AGSRC में 11-12 में यहाँ पर कटिहार से ही टीचर आते हैं, अब बहुत ही योग्य टीचर आते हैं। कई कोई पटना से पढ़े हुए हैं, कोई दिल्ली से पढ़े हुए हैं, और जबरदस्त एजुकेशन यहाँ पर आपको मिलती है।
सबसे बड़ी बात, अगर आप घर में रहकर पढ़ते हैं तो आप गार्जियन के देख रेख में रहकर पढ़ते हैं और आपको वो एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना पड़ता है। जैसे खाना पीना बनाना, बहुत तरह का झमेला होता है, सब्जी लाना, दोस्त यार, बहुत तरह की बात होता है, वो सब कुछ नहीं करना पड़ता है। यानी कि आप बाहर रहने वाले स्टूडेंट से प्रतिदिन 3 घंटा अधिक पढ़ पाएंगे। और यदि प्रतिदिन 3 घंटा आपका सिर्फ हो रहा है तो जरूर है आप उससे जरूर बेहतर करेंगे जिससे आप ज्यादा 3 घंटा पढ़ रहे हैं। तो सिलेक्शन आपका ही होगा, गारंटी है। तो इन बातों के साथ मैं विराम देता हूं।